बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, खासतौर पर इशफाक जवार जिनका ताल्लुक गांदरबल जिले से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर वो साल 2014 के चुनाव जीत गए थे। अब अगली बार जब चुनाव होंगे, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर लड़ेंगे? क्योंकि आज जो उनका स्टेटमेंट आया है वो इस तरह का था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो अगला चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ेंगे या कि फिर वो सिर्फ गांदरबल से ही लड़ेंगे, या गांदरबल से दाएं बाएं भी वो मजीद सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या होगी मुकम्मल खबर पहुंचाएंगे आप तक, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इशफाक जवार से राब्ता कायम करने की और इन सवालात का जवाब ढूंढने की। साथ ही साथ बिजली की फीस में 8% इजाफा हुआ है और हर किसी को अब 8% बिजली फीस अदा करना होगा, यानी इजाफी बिजली फीस जो है उसमें किया गया है 8% का बढ़ोतरा। लेकिन बिजली क्या लोगों को वाफिर मिकदार में मिल रही है? क्या बगैर शेड्यूल कटौती जो है उसमें किसी तरह का रोकथाम आया है? वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पब्लिक के अंदर हमारे नुमाइंदे आज गए थे। पब्लिक से पूछा कि आपकी फीस बढ़ गई है, लेकिन क्या बिजली भी बढ़ गई है, क्या बिजली की टाइमिंग भी बढ़ गई है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे बढ़कर पहली खबर जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो ये कि कल पुलिस के हवाले से यह खबर गश्त कर रही थी। कुछ मीडिया इदारों ने भी इससे कैरी किया था और कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे मुलाजमिन भी हैं, ऐसे एहलकार भी हैं जो नई पेंशन जो स्कीम के तहत आते हैं और उनकी जो सैलरी है वो पेंडिंग है। हालांकि पुलिस ने उससे फिर मुस्तरद किया और कहा कि वो खबर जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन आज जो हम आप तक खबर पहुंचाने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे साथ मुख्तलिफ महकमों के लोगों ने, मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने राब्ता किया। खासतौर पर सेक्रेटेरिएट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि महीने की 2 तारीख तक मुलाजमीन को सैलरी नहीं मिल रही है। अक्सर उनका कहना था कि 30 तारीख से पहले ही ये सैलरीज वागुजार हो जाती थी मुलाजमीन को। लेकिन इस बार इतलात है कि अभी बजट को, यानी जो सैलरी का बजट है उसको मंजूरी भी नहीं मिली है। हालांकि ये सरकारी जो है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मुलाजमीन कहते हैं और अंदाजे अटकलियां यही लगाई जाती हैं कि शायद जो है बजट को मंजूरी नहीं मिली है। न सिर्फ इतना, बल्कि बाज लोग ये भी कहते हैं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो इस वजह से ये सैलरीज जो है अभी वागुजार नहीं हुई हैं। लेकिन हमने खुद महकमा फाइनेंस के कुछ जराए के साथ बात करने की कोशिश की, हालांकि हमने डायरेक्टर ट्रेजरीज के साथ भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी मीटिंग में थे, उनके साथ राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही जो हमारे कुछ जराए हैं, आला ओहदों पर फाइज हैं, उनका कहना है कि दरअसल मुलाजमीन की जानब से HRM यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन करनी थी, जो अभी नामुकम्मल है, जिसकी वजह से तनख्वाहें पेंडिंग है। क्या यही एक रीजन है, क्या यही वजह है जिसकी वजह से ये तनख्वाहें मुलाजमीन को नहीं मिल रही हैं, या कि फिर मसला कुछ और है? क्योंकि 70% के आसपास जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक मुलाजमीन ने इस HRM रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया, भाग लिया और रजिस्ट्रेशन कराई है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस खबर को लेकर हमारे साथ हैं, क्योंकि चीमा गोइयां चल रही है कि शायद सरकारी खजाने पर बोझ है, कमी पेशी है, क्या कुछ है जिसकी वजह से ये सैलरीज जो है अभी वागुजार नहीं हुई है। इशफाक गौहर से जाने की कोशिश करेंगे। इशफाक, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि पुलिस के हवाले से कल ही क्लेरिफिकेशन आई है और पुलिस ने कहा कि किसी की भी सैलरी पेंडिंग नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अक्सर लोग यही कहते हैं कि उनकी आज 2 तारीख तक सैलरी वागुजार नहीं हुई है। और जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये पहला दिन है या पहला ऐसा महीना है जब इस तरह का हुआ है। क्या है आपकी इत्तलात, किस वजह से ये सैलरीज अभी रुकी हुई होंगी? हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुलाजमीन की कुछ महकमों की सैलरियां अभी तक नहीं आई है। लेकिन आपको याद होगा कि यूनियन टेरिटरी के जो सबसे बड़े ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी साहब मेहता साहब, तो उन्होंने गुज़श्ता दिनों में एक मीटिंग ली थी पिछले महीने में, जिसमें उन्होंने 2-3 चीजें मुलाजमीन के लिए काफी लाजमी करार दी थी। एक कि जो पंचिंग वाला मामला है, पंचिंग से अटेंडेंस होनी चाहिए, एक तो उसको लाजमी करार दिया गया था। दूसरा ये कहा गया था कि जो
ह्यूमन रिसोर्स की रजिस्टर बन रही है, उसको पूरी तरह से बनाया जाए ताकि सही तरीके से हर एक चीज जो है वो सामने आए। और तीसरी बड़ी बात जो थी वो ये था कि उनके जो फाइनेंशियल वो जो स्टेटमेंट्स देनी पड़ती है कि हर साल कि उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी है, कितनी नहीं बड़ी है, तो उसको लेकर एक ऑर्डर आया था कि ये सारी चीजें जो है वो जो अपडेट करनी है, तब जाकर मुलाजमीन की सैलरी जो है दिसंबर के महीने में मिलेगी। उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग भी हुई थी जिसमें दोबारा ये बात वाज़ेह कर दी गई थी। और अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 30 से 40% मुलाजमीन ऐसे हैं जी जो अभी तक पूरा ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं और रेस्ट ऑफ द मुलाजमीन ऐसे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर जिनकी कोई ना कोई फॉर्मेलिटी होना पूरी बाकी है। एक तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी मुलाजमीन की सैलरी नहीं आई है, ये टेक्निकल रीजंस बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर सेक्रेटरीट के गलियारों की हम खबर को सही माने और जो जराया से लगातार खबरें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बजट एलोकेशन जो यूनियन गवर्नमेंट से लास्ट क्वार्टर के लिए आना चाहिए था उसमें अभी ताखीर हो रहा है, जिसकी वजह से कई अहम प्रोजेक्टों पर भी इल्तिवा में काम पड़ चुका है और साथ साथ मुलाजमीन की सैलरियां भी जो है वो कहीं ना कहीं इल्तिवा में पड़ी हुई है। और बड़ा इसमें मसला ये है कि मुलाजमीन लगातार कह रहे हैं कि जनाब 2 कैटेगरियां मुलाजमीन की बनाई गई हैं। एक कैटेगरी जो सबसे पुरानी है उनकी सैलरियां रिलीज हो गई हैं और जो दूसरी कैटेगरी है 2010 वाली उन पे अभी भी तातुल और दीगर चीजें जो वो चल रही है। दरअसल मामला यही है जो अभी तक हमें सिविल सेक्टर के जराया से मालूम हुआ है कि अभी तक पूरी तरह से जो ऑनलाइन निजाम मुतारुफ करने की कोशिश की गई थी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसमें कुछ वक्त और लग सकता है। शायद यही वजह है कि अक्सर मुलाजमीन की तनख्वाहें अभी तक वागुजार नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक पूरी जानकारी देने के लिए। यानी अलग अलग चीजें जो इशफाक ने कही हैं कि कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं और कुछ उन्होंने यूनियन बजट के साथ भी कुछ चीजें जोड़ी हैं और उनका कहना है कि सेक्रेटेरिएट के गलियारों से जो जराये के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि उसमें कहीं ना कहीं डिले हुआ है। हकीकत क्या है ऊपर वाला ही जानता है और सेक्रेटेरिएट में बैठे जो आला ओहदेदार है उन्हें इस बात की मुकम्मल खबर है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 तारीख है, आज अभी तक बेशतर डिपार्टमेंट्स की जो सैलरीज हैं वो अभी तक वागुजार नहीं हुई हैं। हालांकि सरकार पासपर्दा क्या इस हवाले से काम कर रही है, किस तरह से काम हो रही है, और अगर रजिस्ट्रेशन ही मसला है तो फिर उस हवाले से क्या वक्त वक्त पर सरकार ने मुलाजमीन को नोटिफाई किया है या जो उनके कंसर्न्स हैं क्या उन्हें नोटिफाई किया गया है, इस हवाले से भी अभी तक कोई बात जो है सामने नहीं आई है। चलिए से अगली खबर में बात करते हैं इशफाक जबार की, जो साल 2014 में गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार उनका मन क्या कह रहा है, क्योंकि आज इशफाक जबार ने अपने वर्करों की एक मीटिंग जो गुटली बाग वाइल्डवुड के आसपास के इलाके हैं उनकी बुलाई थी और इसमें जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों खासतौर पर गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जब उन्होंने बात की और उन्होंने कुछ नुकात यहां पर उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कहा, यहां तक कि उमर साहब और फारूक साहब को भी मैंने लिखा कि पार्टी में इनडिसिप्लिन है, क्योंकि गांदरबल में उसूलों और पार्टी तरीकाकार के बरक्स बॉडी बनाई गई है जिसमें हमें और कई सीनियर लीडरान को नजरअंदाज किया गया है, ये इशफाक जबार कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो पार्टी को लिखा था उसका जवाब नहीं मिला और मुझे लगता है कि पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है, फैसला लोगों पर छोड़ रहा हूं। इशफाक जबार ने क्या कुछ कहा पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम इशफाक जबार से बराह रास्त राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। कई बार ये कहा मैंने, तो इनफैक्ट उनको लिखा भी डॉक्टर फारूक साहब को, उमर साहब को, कि मैं कब से 96 से चलता आ रहा हूं पार्टी के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा वास्ता रहा है और मेरे वालिद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो पार्टी में इनडिसिप्लिन है और जो गांदरबल में इन्होंने पार्टी इलेक्शंस में जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक गलत तरीके से यहाँ जो बॉडी बनाई और हमें इग्नोर किया, और इग्नोर इन द सेंस नहीं मुझे ही बनना था, इन जो सीनियर लोग थे जिनको शेर कश्मीर के साथ जो जेलों में रहे हैं, जो शेर कश्मीर के साथ ही रहे, आज उनको तो मेंबरशिप तक उनको नहीं दी गई, तो वो नाराजगी है। और जो भी पार्टी को जो फैसला करना था हमें कॉन्फिडेंस में लेके, तो उस खत का आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम यही समझते हैं शायद पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है, तो अब मैंने लोगों पे फैसला छोड़ा है। मुझे हर साइड से लोग आ रहे हैं, मुझे श्रीनगर से भी लोग कर रहे हैं इसरार कि हमें क्या। डॉक्टर फारूक साहब लड़े, वेलकम है। मैंने उनको पहले भी एक दिन कहा था अगर आप लोगों को लड़ना है तो आप मुझे बताइए,
आज से 1 साल पहले, तब तो उन्होंने इनकार किया था। तो अगर लड़ते हैं तो लड़े, उनको भी मुबारक है, हमारी तरफ से आए, और गांधरबल के लोग ही फैसला करेंगे, खुद फैसला करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो वो आप तक और हम तक नहीं है, तो लोगों की राय है। और उसमें चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि इशफाक जवाहर से इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कामाज में अगर देखा जाए तो अभी खुलकर बात सामने नहीं आ रही है। क्या इशफाक जवाहर पार्टी छोड़कर, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि इस बाइट के अंदर, इस साउंड बाइट के अंदर वो ये भी कहते हैं कि मुझे लोग ये भी कहते हैं कि कंगन से भी लड़ो और हजरत बल से भी लड़ो, यानी गांधरबल से वो असल में चुनाव लड़ रहे थे, अब अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इशफाक जवाहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इशफाक साहब, आपका इस्तकबाल है, जाने की कोशिश करेंगे। कुछ इन्वर्टेड कामाज में आपने कुछ सवालात छोड़े हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में हमें समझाए कि क्या आप अगला चुनाव जब भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से लड़ेंगे, या कि फिर आप समझते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा है, कि शायद पार्टी को आपकी जरूरत नहीं है? मैंने ये कहा था कि मुझे लोग ये कहते हैं कि जो हमारे बाकी एरियाज में, जैसे जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, हजरतबल है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कई सीनियर लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप बताइए कि हमें क्या करना है जी। जो एक रेजिमेंट है, जो नाराजगी है पार्टी के अंदर, क्योंकि जो देखिए हिलाल साहब, आप सीनियर की इज्जत नहीं करोगे, आप उनसे मशवरा नहीं लोगे, तो आप उनको बेइज्जत करोगे, आप उन लोगों के ऑन द हेलम ऑफ अफेयर्स रखोगे जिनको पार्टी का ABC तक पता नहीं है। ठीक है, तो हमारी पुश्ते हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। मेरे वालिद 14 साल शेर कश्मीर के साथ जेल रहे। मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, 96 से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी वाबस्तगी रही है। और अब जब ये चीजें हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं कि आप किसको रख रहे हैं, किसको नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लोग एट द एंड ऑफ डे लोग फैसला करते हैं। लेकिन अगर आप एक इंसान इज्जत नहीं दोगे, आप एक बेइज्जती, हमने एक गांधरबल में उस एंटी इनकम्बेंसी में सीट निकाली 2014 में, जब पूरा एक वेव थी हमारे खिलाफ। नहीं, अब इशफाक साहब, अब जबकि आपको लगा कि आपको ऑनर नहीं किया जाता है, आपको इज्जत नहीं दी जा रही, इसके बावजूद कि आपका एक बड़ा सियासी करियर है, वालिद साहब से लेकर आप तक बड़ी पेचीदगियां आपको झेलनी पड़ी, और उसके बावजूद आपके खत का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अब आप क्या अपनी स्पेस पार्टी से बाहर ही देख पा रहे हैं? देखिए हिलाल साहब, मैं आपको पहले ये कहूं कि इशफाक जवाहर जब डिटेन था 8 महीने, उसके बाद भी वाहिद कश्मीर में एक इशफाक जवाहर ही है MLA में से पर जो एक्टिव है, जो लोगों में जाता है, जो सेक्रेटेरिएट जाता है, LG साहब के पास। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। वही पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो उसके बाद मेरे लिए कोई ये बड़ी बात, इलेक्शन कल हो मैं तैयार हूं, इलेक्शन साल के बाद हो, मेरे लिए कोई वो मायने नहीं ज्यादा रखता है, क्योंकि लोग मेरे लिए है, डेवलपमेंट गांधरबल की है फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी। और ये भी मैं आपको कहूं, लोग ही फैसला करेंगे बहुत आने वाले वक्त में इशफाक जवाहर को क्या स्टैंड रखना है। जो लोगों की राय होगी, जो मेरे साथियों की राय होगी, वही इशफाक जवाहर को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में जो अलग अलग इंचार्जेस के नाम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए जो उन्होंने मुश्तहर किया, उसमें इशफाक जवाहर का नाम नहीं था। अगर हो सके कि आइंदा आपका नाम मुमकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में भी नहीं होगी, तो उस वक्त क्या इशफाक जवाहर का फैसला होगा? देखिए, मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि मैं उस चीज के लिए मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिसके साथ लोग हो, जो लोगों के लिए चलता हो, वो लोग खुद फैसला करते हैं। नहीं, वो सही बात है, लेकिन इशफाक जवाहर साहब अभी तक ये साफ नहीं कर पाते हैं कि क्या वो पार्टी के अंदर है कि अभी पार्टी छोड़ दी। मैं हूं पार्टी के अंदर हूं। मैंने खाली पोस्ट से रिजाइन किया है, मैंने पार्टी नहीं। मैंने पहले भी सलीम साहब को इंटरव्यू में कहा था, अगर उनको निकालना है मुझे, वो निकाल दे। अच्छा, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी की वीरास तो नहीं है ना, आप मुझे बताइए, क्योंकि अगर जितना हक आपका इतना भी मेरा भी है, क्योंकि हमने भी कुर्बानियां दी है भाई। मेरे वालिद को शहीद किया गया
इसी डेमोक्रेसी के नाम पे, इसी नाम पे। यानी दो चीजें, तो यानी आप कहते हैं कि दोनों चीजें पैरेलल चल सकती हैं। एक तरफ आपको डिसोन भी किया जाएगा, डिसरेस्पेक्ट भी किया जाएगा, आपको ऑनर भी नहीं दिया जाएगा, और दूसरी जानिब आप पार्टी के अंदर भी रहेंगे। हिलाल साहब, मेरा झगड़ा पार्टी का जो नज़्मुल ऐन है, जो हमारा आईन असासी है, जो शेख नजीर साहब शेर कश्मीर और साथियों ने बनाया है, उसको इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। तो शेर कश्मीर के जात के साथ तो इशफाक जब्बार का कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। तो शेर कश्मीर का मिशन, कल को मैं चाहे 5 मिनट के लिए मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, तो मैं तो शेर कश्मीर का ही मिशन लेके चलूंगा, मैं कश्मीरियत लेके चलूंगा। अब जब लोग आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि का नाम लेके चलूंगा। इशफाक साहब, आखिर पे जानना चाहेंगे। परफॉर्मेंस है, देखिए मेरी बात सुनिए, आज पार्टी का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ। आज इंडिविजुअल का है, जो उसने ग्राउंड पे कुछ किया होगा, इनको अब नींद, ये जाग रहे हैं, जो सोए हुए शेर है, ये गीदड़ है, ये तो अब इनको पता चल रहा है कि हम तो जिस दिन में छूटा जेल से 2019 के बाद 8 महीने में, अगले 1 हफ्ते के बाद में फिर एक्टिव हो गया। आप जब आपको लोग अपने रुफका या आपके जो हामी लोग हैं, वो जब आपको ये मशवरा देते हैं कि आपको गांधरबल से बाहर भी, यानी श्रीनगर की कुछ नशस्तें और कंगन की नशस्त पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बात है। तो उस पर क्या सोचा आपने? वहां की, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब वहां के, हो सकता पार्टी के सीनियर लोग हो जो पार्टी से नाराज हो। अभी मैं क्यों आपको बताऊं कौन, लेकिन इतना मैंने आपको इंडिकेशन दी, श्रीनगर से भी है, बडगाम से भी है, शुपाया से भी है, बाकी जगहों से भी है, जो इस वक्त चाहते हैं, जो इस वक्त बहुत नाराज है। क्योंकि पार्टी, देखिए एक टीम वर्क होता है, आप मशवरे से नहीं चलोगे। हमने बहुत सारे मशवरे लीडर को दिए थे, बहुत सारे, और आज वो मशवरे साबित हो रहे सही थे। बिल्कुल। आखिर पर एक मुख्तसर सवाल होगा मेरा, और मुझे उसका टू द पॉइंट जवाब दीजिए, घुमा फिरा कर आप मेरे सवाल का जवाब ना दीजिए। वो सवाल ये है कि अगर आने वाले वक्त में इशफाक जब्बार को मैंडेट नहीं मिलता है, तो क्या इशफाक जब्बार साहब को पार्टी का ये फैसला काबिल कबूल होगा और वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे या किसी और पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे? देखिए, इशफाक जब्बार को मैंडेट का मुझे लालच नहीं है, खुदा की कसम। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोग फैसला करें। जो मुझे लोग, अगर मुझे कल कहेंगे ना आप आ जाओ इधर, मैं कल ही सब छोड़ छाड़ के लोगों के साथ जाऊं। अभी तक आपको लोगों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, मेरे को लोगों ने कहा कि आप देखो पार्टी का क्या फैसला आता है, पार्टी के साथ है, और हम पार्टी, मतलब जो हमारा आइडियोलॉजी है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चले इशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक जब्बार साहब, आपने ये खुद ही एतराफ किया है कि अभी तक आप पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी है। हाँ, आपकी नाराजगियां जरूर पार्टी के तय हैं, लेकिन ये नाराजगियां कहीं बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। नाज़रीन, शहरों देहात में हर जगह हम देख रहे हैं कि बिजली की आंख मचोड़ी जा रही है। इसके बावजूद, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि महकमा बिजली की जानिब से जो सार्फिन है उनके बिजली फीस में 8% का इजाफा किया गया है। ये इसके बावजूद कि जब बिजली फीस में बढ़ोतरी की गई है, उसमें इजाफा किया गया है, तब भी हम देख रहे हैं मीटर्ड और नॉन मीटर्ड इलाकों के अंदर बिजली की आंख मचोड़ी जारी है। आखिर आम लोग क्या कहते हैं, आइए आम लोगों की जुबानी सुनते हैं। कहा गया था कि जब स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, डिजिटली लगेंगे, आपके घर में इंस्टॉल होगा, तो वहां पे आपकी जो बिजली है वो 24/7 रहेगी। लेकिन उससे भी सभी बखूबी वाकिफ है कि स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद क्या बिजली लोगों के पास है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने विदाउट एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर एक प्रोसेस के बाद आपको ये चेक करना था कि किस घर में कितनी कंजप्शन है बिजली की, कौन घर कितना इस्तेमाल कर पा रहा है, कितनी बिल आ रही है, उसी से हिसाब से आपको बिजली में हाइक करना था। लेकिन आपने रैंडमली बिजली में 8% का हाइक कर दिया, यानी जिसकी बिल 200 रुपये आती थी उसको भी आपने 8% चढ़ा दिया, जो हुकिंग नहीं करता है उसको भी आपने 8% चढ़ा दिया, जो दिन दहाड़े हुकिंग भी करता है जिनकी बिल 3000 आती है उसको भी आपने वही 8% चढ़ा दिया है। बिल्कुल एक नाइंसाफी है। एक प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए। आपके इंस्पेक्टर, आपके लाइनमैन को पूरा पता है कि किस घर में कितनी कंजप्शन है, कितनी हुकिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद एक
इसे मैं मनमानी कहूँ या लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कहूँ, ये गलत नहीं कहना होगा। देखिए इस वक्त पे विंटर्स में अगर आपने डिजिटल स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं तो पहले बिजली प्रॉपर रखिए। अगर हर एक फ़र्द आज पूरी बिजली बिल पे करता है वहाँ पे उनको आप पहले बोला गया स्मार्ट मीटर्स लगाइए। हमें घर में 1 साल हो गया स्मार्ट मीटर को लगाते हुए, बट अभी हमें भी घर में पावर जा रहा है। हमें बोला गया था आप स्मार्ट मीटर लगाओ, कर्टेलमेंट नहीं होगी पावर, बट फिर भी हो रही है। अब आप फीस देखेंगे मैं अपनी बात करूँगा, 200 यूनिट तक हमें 2 रुपये यूनिट पर यूनिट देने पड़ते हैं। 200 यूनिट से 400 यूनिट अगर जाएंगे तो हमें 3 रुपये देने पड़ते हैं। अगर 400 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे तो हमें 3 रुपये 80 पैसे देने पड़ते हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार के बड़े बड़े दावे, प्रेस रिलीजेस देना, बट चलिए लोग सरकार की इस तरीकाकार से बिल्कुल भी मुतमईन नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि रैंडमली हर किसी की जो बिजली फीस है वो 8% बढ़ाना है, इसके बावजूद कि ये जाने बगैर कि कौन कितनी बिजली खर्च करता है। ये नाइंसाफी ये पब्लिक कहती है। फैसल इस वक्त हमारे साथ है, फैसल से भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि फैसल ने लोगों के साथ बात की है, वो महकमे पे पूरी नजर रखते हैं। फैसल क्या कुछ कहना है लोगों का, क्योंकि उनका कहना है कि जो रैंडमली सबका बढ़ा दिया गया है, कोई 2000 की बिजली इस्तेमाल करता था तो उसकी भी 8% और कोई 200 की बिजली इस्तेमाल करता था उसकी भी 8%। क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट का भी जब हम कंसर्न सुनते हैं वो भी ये कहते हैं कि 1200 मेगावाट यहाँ रजिस्टर्ड लोड है जबकि 1700 दे रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने लोगों की बात की तो लोग लगातार कह रहे हैं कि जो फीस है उसको रैंडमली हाइड किया गया, यानी ये नहीं देखा गया कि कौन कितना खर्चा कर रहा है और उसी के मुताबिक उसको फी हाई करना था। लेकिन जिस तरीके से आपको पता होगा लास्ट मंथ अक्टूबर में ये फैसला लिया गया था, कहा गया था 8 से 12% के करीब इलेक्ट्रिसिटी फीस में जो है इजाफा होगा। तो इस बार जो बिल आए तो वो उसी के मुताबिक आई, हर किसी का जो है फीस हाइक हुआ है और जो 700 फी देते थे उसको अब 950 रुपए का फीस आया है। लेकिन जब महकमे से बात की, जिस तरह से आपने कहा कि 1200 क्या रजिस्टर्ड लोड है और 1750 हम दे रहे हैं, इसमें भी आप देखिए गैप जो है लगातार बना हुआ। ये गैप हम बरसों से देखते कि ये गैप बरकरार है। यानी पहले कहा जाता था कि 1300 के करीब यहाँ पे कैपेसिटी और 2000 मेगावाट के करीब रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब हमने कुछ ही दिन पहले चीफ इंजीनियर से बात की तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अभी 1750 के करीब हमारी जो कैपेसिटी है वो मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो अब 2500 के करीब चली गई है। तो इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था, यानी जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट के पास आती है उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ता। हालांकि बात लगातार की जा रही है कि अगले साल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अगला साल आता है सेम स्टोरी रिपीट होती है। आपको मैं याद दिला दूं कि जैसे यूटी बनी थी तो उस टाइम जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू, उन्होंने कहा था कि 2022 तक ये सारा मसला क्लियर होगा। जो कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट के जो बीच में जो गैप है इसको हम फिल करेंगे, विंटर्स में मुश्किलात नहीं होगी। उसके बाद आपने लास्ट ईयर देखा होगा एक वर्स्ट पावर हिट जम्मू कश्मीर को देखने को मिला था, श्रीनगर को देखने को मिला था, जब अस्पतालों में भी पावर नहीं था, कोविड-19 चल रहा था, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे पेशेंट है उनको मुश्किलातें हुई थी। तो उस बार भी कहा गया था कि नेक्स्ट ईयर 2022 में ये मसला खत्म होगा। लेकिन अब जैसे ही विंटर ने दस्तक दी है सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। कर्टेलमेंट बिल्कुल फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे कोई शक नहीं क्योंकि वक्त की भी पाबंदी है, हम ज्यादा वक्त भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब मैंने भी कई सारी स्टोरीज कई सारे जो है चीफ इंजीनियर साहिबान के साथ की है, वक्त के जो बिजली के वुज़रा थे उनसे भी हमने कई सारे इंटरव्यूज़ किए थे। बार बार ये कहा जाता था कि कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, इस साल नहीं अगले साल ये जो कमी पेशी है ये दूर हो जाएगी। लेकिन हर गुजरते साल हम देख रहे हैं कि जो वक्त की फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो यही कहती है कि लोग गलत करते हैं। हकीकत ये है कि ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक से फीस वसूलना आता है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खुद शिफाफियत है और ना ही तरीक़ाकार दुरुस्त है। और यही वजह है कि हर वक्त ये फेलियर यहाँ पर रहता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पब्लिक रजिस्टर शुदा लोड से ज़्यादा बिजली का लोड इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन है जिनके पास एनफोर्समेंट विंग भी है, जिनके पास इख्तियारात भी हैं, जिनके पास ताकत भी है, वो लोगों से सही तरीके से बिजली का फीस हासिल करने में नाकाम रही है। हालांकि जिन इलाकों के अंदर स्मार्ट मीटर्स भी लगाए गए हैं वहां से भी वो लोग रो रहे हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें मुतवातिर बिजली नहीं मिल रही है। तो नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।